जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी की क्लास 31 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के राज्यों के पुनर्गठन की बात करने वाले हैं। इट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ये पार्ट 1 है, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। साथियों, ये जो भी क्लास है दोनों भाषाओं में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, और अगर आप देखना भी चाहें तो पीडीएफ किस तरीके से है ये देख लीजिए। आपको एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा पीडीएफ है ये। ठीक है, और ये किसी बुक से कॉपी नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मेरे ही वर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का इसमें मैं प्रयास किया हूं। ये किसी बुक को लिखने का मैं प्रयास नहीं किया हूं, बल्कि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आए जो चीजें लक्ष्मीकांत और हमारे दूसरी बुक सुभाष सी कश्यप जो बुक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में कठिन शब्दों में लिखे गए हैं, जिसको मैंने सरल किया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 31 है। आप ये जानते हैं, दो बुक को हम फॉलो करते हैं, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक है। हमने पिछली क्लास में भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 के बारे में अच्छे से पढ़ा। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2, 3 क्या कहता है, 4 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 1 इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी अगर राज्य को हमारे क्षेत्र में एंट्री कराना हो या स्टेब्लिश कराना हो तो कैसे किया जाए। जबकि आर्टिकल 2 ये कहता है कि हमारे ही राज्य में यानी कि हमारे ही देश में जो राज्य हैं उनको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे राज्य को तोड़कर दो राज्यों में बदला जाएगा, कैसे केंद्र शासित प्रदेशों को एक में किया जाएगा, इस तरीके की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 1 2 आपको क्लियर समझ में आया। देखिए मैंने शायद वो बोल दिया आर्टिकल 2 का आर्टिकल 1 में। आर्टिकल फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 1 में क्या बोलता है। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है, विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों का समूह है। यानी कि आर्टिकल 1 में हमारे यहां 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी आज की डेट में हैं। मतलब अगस्त 2024 की बात हम कर रहे हैं, 2 अगस्त है, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो एक तरीके से भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है इनके बारे में बता रहा है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो भारत के बाहर क्षेत्र हैं वो कैसे भारत के राज्य बन सकते हैं। और आर्टिकल 3 ये कहता है भारत के अंदर ही जो राज्य हैं उनको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, भारतीय संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 से लेकर 4 इस बात की पुष्टि करता है। भाग 1 में यह बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। देखिए, आजादी के समय जब हम बात करेंगे तो आजादी के समय देखा जाए टोटल हमारे इंडिया में 3 प्रमुख भाग थे। नंबर 1 ब्रिटिश इंडिया, जिसमें डिफरेंट भाग, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था, प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नरी एरिया। तो प्रोविंसेस यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस, चीफ कमिश्नरी, यहां एक तरीके से आज का जैसे यूटी है वैसे ये चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। और जहां पर जितने क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का राज्य था, ठीक है, वो ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से पुकारे जाते थे। तो ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंस थे और चीफ कमिश्नरी एरियाज थे, चीफ कमिश्नरीज एरियाज थी, जैसे आज की यूटी। ये नंबर 1 था।
नंबर 2 कौन सा हिस्सा था? देसी रियासत। देसी रियासत को हम प्रिंसली स्टेट कह सकते हैं कि नहीं? देसी रियासत, इसे हम प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं, इसे हम प्रिंसली स्टेट्स बोल सकते हैं। देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स। और तीसरा जो प्रमुख हिस्सा था वो कौन सा था? फ्रांस, फ्रांस और पोर्तुगीज। फ्रांस और पोर्तुगीज के एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया मतलब एक तरीके से फ्रांस और पुर्तगीज के एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया में जैसे कौन कौन से आ सकते हैं? एक्वायर्ड एरिया में जैसे पौंडीचेरी का हिस्सा, ये फ्रांसीसियों के अधीन था। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, तो पौंडीचेरी एरिया किसके अधीन था? फ्रेंच के। फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रांसीसियों के अधीन, जबकि ये पोर्तुगीज की थी, ये पोर्तुगीज की थी। तो बात समझिए, तीन क्षेत्र थे। नंबर एक ब्रिटिश इंडिया, जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, वो दो भागों में बटे हुए थे। एक इनडायरेक्ट तरीके से राज करते थे जिसे चीफ कमिश्नरी कहते हैं, समझ रहे हैं? और प्रोविंसेस थे डायरेक्ट, जहां पर था, यहां डायरेक्ट शासन चलता था इनका, डायरेक्ट रूल करते थे सॉरी ये डायरेक्ट रूल करते थे। और ये इनडायरेक्ट रूल, ये डायरेक्ट रूल लिख नहीं रहा है, चलिए, डायरेक्ट रूल ये करते थे यहां पर। ब्रिटिश इंडिया में कुछ प्रोविंसेस थे और चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी जैसे आजकल के यूनियन टेरिटरी हैं, प्रोविंसेस पे डायरेक्ट, प्रांतों पर डायरेक्ट शासन इनका था, समझ रहे हैं? और चीफ कमिश्नरी इनडायरेक्ट शासन था। देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, जहां पर राजाओं राजवाड़ों का शासन चलता था। कुल मिलाकर इनडायरेक्ट तरीके से देसी रियासतों पर भी अगर किसी का बोलबाला चलता था तो वो ब्रिटिशर्स का ही था। ऐसा नहीं है कि ये केवल स्वतंत्र थे, नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे चीफ कमिश्नरी पे, जैसे आजकल के यूटी में क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है कि नहीं सीएम के स्थान पर, वैसे देसी रियासत में भी जो राजा बनते थे वो भी जो ब्रिटिशर्स के पक्ष में बोलते थे या उनके चाटुकार थे, वही लोग ही प्रिंसली स्टेट में मेन थे। दूसरा, फ्रांस और पोर्तुगीज के एक्वायर्ड एरिया में पौंडीचेरी, जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये तीन एरिया प्रमुख थे। इस प्रकार देखा जाए पूरा भारत तीन हिस्सों में बटा हुआ था, समझ गए? अब जैसे ब्रिटिश इंडिया कैसे हम अधिकार में लिए, तो 1947 की जब आजादी हुई, माउंट बेटन प्लान आया, तो कुछ पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का वाला एरिया दिया गया, कुछ इंडिया को दिया गया। तो 1947 को जब आजादी हुई तो ये प्रोविंस मिले, ये अंग्रेज जब छोड़ कर गए तो ये डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान को मिल गए। देसी रियासतों का हिसाब किताब क्या था? इनके सामने तीन ऑप्शन थे, इनके सामने तीन ऑप्शन थे, क्या क्या? ये सारी चीजें आपको मैं अभी दिखा दूंगा, मैं लिख के भी लाया हूं, लेकिन अभी जब मैं इस तरीके से समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। या तो भैया आप स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र रहिए, फ्री रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए, और या तो इंडिया में मिल जाइए, और या तो पाकिस्तान की तरफ चले जाइए। तो हमारे यहां वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन की जो सरकार थी, वो मिलकर देसी रियासतों को, लगभग कितनी देसी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी।
ध्यान से समझना, 552 देसी रियासतें थी। ये 552 देसी रियासतों में 549 देसी रियासतों को मिलाने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल का सबसे ज्यादा जाता है, माउंट बेटन और वीपी मेनन का भी जाता है। लेकिन ध्यान में रखना, 552 में 549 को सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कि इंडिया में इनको मिलाए। वो कई तरीके थे, धमकाकर, प्यार से, समझ रहे हैं, कई तरीके से। लेकिन तीन ऐसे क्षेत्र निकले थे जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जैसे एक हैदराबाद वाला क्षेत्र, हैदराबाद, ये एक क्षेत्र था साहब, स्टार पॉइंट लगा दीजिए। जूनागढ़, अब कमेंट करके आप बताएंगे जूनागढ़ वाला एरिया कहां। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन एरिया थे। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू का, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहते थे। बात समझ में आए? हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया भारत में, भारत की तरफ से ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, तो ये वाला एरिया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम यानी कि एक तरीके से जनमत संग्रह, लोगों का मत लिया गया, जनमत संग्रह हुआ, लोगों का मत लिया गया। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन, हाँ, जम्मू कश्मीर में एक तरीके से एनेक्सेशन लेटर पर साइन किया गया, विलय पत्र जिसे आप कहते हैं। वहां के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया जब 1947 में पाकिस्तानी सेना कबीलाओं की भेष धारण करके इंडिया में मतलब पाकिस्तान में प्रवेश कर दी, तो इनकी हालत खराब हुई राजा हरि सिंह। और फिर भारत की इन्होंने, भारत के लिए मदद की गुहार करने लगे, और उस समय जवाहरलाल नेहरू की हेल्प से विलय पत्र पर साइन हुआ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया 1947 में विलय पत्र के माध्यम से इंडिया में आया। जूनागढ़ जनमत संग्रह रेफरेंडम की मदद से आया, और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो की मदद से आया। जबकि फ्रांस, पोर्तुगीज की ये जो कॉलोनीज थी, धीरे धीरे फ्रेंच, यहां तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, गोवा दमन दीव वाले एरिया में इसको लिया गया। फ्रेंच कॉलोनी से पोंडुचेरी वाला एरिया लिया गया, वो अभी हम लोग सब देखेंगे। तो ये जो फ्रेंच पोर्तुगीज के अंडर में थे, ये इनसे ले लिए गए, ये इंडिया में मिला लिए गए। प्रिंसली स्टेट वाला जो मुद्दा था, मैंने बताया इनको तीन चीजें थी, इनको ऑप्शन दिए गए थे, या तो स्वतंत्र, या तो इंडिया, या तो पाकिस्तान। 549 देसी रियासतें वल्लभ भाई पटेल की हेल्प से इंडिया में मिली, जबकि बची कितनी थी? तीन, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला, जिसकी मदद से यह हैदराबाद हमारे अंडर में आया। जूनागढ़ जनमत संग्रह किया गया, जम्मू कश्मीर में विलय पत्रों से साइन हुआ, एनेक्सेशन फाइल पर साइन किया गया, और 1947 में यह हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आया। ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, इसको जब एक्वायर किया गया तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इन क्षेत्रों को क ख ग घ ए बी सी डी एरिया में डिवाइडेड कर दिए, एबीसीडी एरिया में डिवाइडेड किए। कैसे एबीसीडी एरिया में कैसे डिवाइडेड किए भाई? ए यानी कि का, बी यानी कि खा, सी यानी कि गा, डी यानी कि घा, गा खा गा घा एरिया में डिवाइडेड कर दिया। जब ये सारे मिले इंडिया में, तो कैसे डिवाइडेड कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान वाला थोड़ी ना जानना है, लेकिन इंडिया में जानना है। का वाले में ब्रिटिश प्रोविंस रखे गए, लगभग कितने थे? 9। और यहां लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा लिखेंगे तो फिर से ये हो जा रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर जाओ।
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभाएं थी, यहां पर विधानमंडल थे। दूसरा, खा वाले एरिया में प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत को रखा गया। प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, देसी रियासत को रखा गया। इसमें भी टोटल 9 थे। ठीक है, देसी रियासत ये भी विधानमंडल युक्त थे। इसमें क्या था? देसी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र। देसी रियासत यानी कि कुछ देसी रियासत को क्या कहते हैं? प्रिंसली स्टेट, ये ध्यान में रखना। अब कुछ इसमें भी गांव वाले में देसी रियासत रखे गए, प्रिंसली स्टेट इसमें भी रखे गए, प्रिंसली स्टेट इसमें भी थे, ध्यान में रखिएगा। प्रिंसली स्टेट इसमें, और इसमें चीफ कमिश्नरीज एरियाज आ गए, प्लस चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी एरिया, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये जो देसी रियासत प्रिंसली स्टेट रखे गए थे, इन यहां पर विधानमंडल नहीं था। यहां विधानमंडल नहीं था, यानी कि यहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। घा वाला एरिया, तो घा वाले एरिया में क्या था? विधानमंडल नहीं था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहां पर नहीं थी। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह रखा गया था। आइलैंड्स। ए वाला एरिया में क्या रखा गया? ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया, जो कि टोटल संख्या 9 थी, और बाकी पाकिस्तान को दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली यहां थी, विधानमंडल थे। बी वाली की बात करें तो बी वे में देसी रियासत प्रिंसली स्टेट, जहां राजा रजवाड़ों का शासन था, वो साथ में प्रिंसली स्टेट। अच्छा, ये देसी रियासत प्रिंसली स्टेट, ये देखिए इसी की इंग्लिश मैंने यहां लिखा है। 9 थे, विधानमंडल युक्त थे ये सभी। गांव वाले में देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी एरियाज। चीफ कमिश्नरी एरियाज, कमिश्नरी क्षेत्र इसे कहा जाता था हिंदी में। हिंदी में बेटा इसे कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है। कमिश्नरी क्षेत्र ये था जहां विधानमंडल नहीं। और घा वाले में अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आप देख रहे हैं 4 एरिया ये रखे गए हैं, ये प्रमुख 4 एरिया हैं। प्रमुख 4 क्षेत्र इसके अधीन आ रहे हैं। जब हमको 3 इन क्षेत्रों से, जब ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, फ्रांस और पुर्तगीज के अधीन, जब इनसे हम क्षेत्रों को लिए तो इनको का खा गाघा श्रेणी में डिवाइडेड कर दिए। अब जब काखा गाघा एबीसीडी वाले सीरीज में हम डिवाइडेड कर देंगे, तो यहां ये समस्या आ गई। ये बताओ, क्या ये प्रशासन करना आसान होगा? अब मान लीजिए जैसे अभी हाल पुडुचेरी का है। पुडुचेरी में एक एरिया तो आप देखेंगे माहे केरल में है, कराईकल आंध्र प्रदेश में है। नहीं, एक मिनट, माहे केरल में है, इधर है माहे केरल, यहां माहे है। कराईकल, यनम पुडुचेरी। तो ये देख रहे हो, ये अलग अलग एरिया में है। तो यहां प्रशासन करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। एक एरिया, अगर सभी एरिया एक ही जगह पर होंगे तो वहां प्रशासन भी अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, बात यह भी, हमें कल्चर भी एक करना है। जैसे पड़ोसी में कोई बांग्लादेशी रहने लगे,
तो हमारी सोशल लाइफ भी तो खराब होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, वो आपस में कन्वर्सेशन भी करते हैं। अब पता लगा कन्वर्सेशन की दिक्कत आ रही है। ऐसे में जब ये चार पार्ट डिवाइडेड किए गए तो भारत में बहुत तेजी से डिमांड उठने लगी कि ये जो राज्य बांटे गए हैं ये सही नहीं, और सरकार को भी असुविधा हो रही थी कि यहां प्रशासन कैसे चालू करेंगे, कैसे प्रशासन किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई एरिया है बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, कोई पहाड़ी और क्या नाम है प्लेन, दोनों रीजन है। तो कैसा यहां पर कौन सी सुविधा हमें देनी है, कैसे क्या हमें यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूलिंग, समझ रहे हैं, और हॉस्पिटल की सुविधा हम कैसे दे पाएंगे, ये सारी समस्याएं आने लगी। अब एक प्रिंसली स्टेट भाई गोवा साइड में है, और उसी दूसरा प्रिंसली स्टेट जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो पता लगा आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, और उन दोनों को उठा के हम किस श्रेणी में रख दें? दोनों नहीं है जहां पर गा वाले श्रेणी में, सी वाले श्रेणी में, तो प्रशासन कैसे होगा? एक राज्य सरकार का ब्रांच यहां डालनी पड़ेगी, दूसरी राज्य सरकार की ब्रांच वहां डाल, तो अर्थात यहां ये समस्या आ गई कि प्रशासन मतलब जो गवर्नमेंट थी वो एडमिनिस्ट्रेशन भी आसानी से नहीं कर पा रही। और भारत में जो मद्रास एक क्षेत्र था वहां तेजी से डिमांड उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है जेवीपी कमेटी। अब यहां पर कुछ, सॉरी जेवीपी तो बाद में बनी, एसके धर कमेटी। यहां पर कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जैसे भारत में राज्यों का पुनर्गठन की जब बात करेंगे तो आजादी के समय निम्नलिखित क्षेत्र थे। ब्रिटिश भारत, जिससे ब्रिटिश प्रांत तथा ब्रिटिश कमिश्नरी आते थे, भारत 1947 में उसे लिया। देसी रियासत, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत का आधिपत्य था। ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी में मैंने बनाया। तीन ऑप्शन थे इनके सामने, भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दें। 552 देसी रियासतें मिली जिसमें 549 आसानी से विलय हो गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, जम्मू कश्मीर में विलय पत्र। एकदम मेरे शब्दों में ही ये लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये बात समझ में आए? इसको चार भागों में बांट दिया गया। का वाले भाग में, खा वाले भाग में गा घा, ए बी सी डी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये टोटल अगर देखा जाए, यहां पर एक चीज मैंने नहीं बताई थी, का वाले में 9 प्रांत आ गए, खा वाले में क्या आ गए? देसी रियासत 9 थी, यहां विधानमंडल युक्त था, 9 राज्य इसमें आ गए, तो 9 9 10, 9 9 18। देसी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र, प्रिंसली स्टेट और कमिश्नरीज एरियाज 10 थे, तो ये 28 हो गए, और एक अंडमान निकोबार 29। राज्य क्षेत्र की कुल संख्या 29 हो गई थी। ये बहुत ध्यान में रख। भारत में राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता थी, देश में बहुत तेजी से डिमांड चल रहा था, क्योंकि भैया एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, पुनर्गठन, यानी कि देयर वॉज अ नीड फॉर अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया एंड देयर वॉज अ डिमांड इन द कंट्री वेरी क्विकली, कि बहुत तेजी से करिए। ऐसे में आनंद फानन में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाएं, जिसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसे एस के धर कमेटी बोलते हैं। जून 1948 में यह बन गया, जिसे प्रथम भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। इसे बनाया तो इसलिए गया था कि भाषा के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बेस पर राज्य बनाइए। जहां पर भाषाएं, जहां मराठी बोली जाती है उसको एक कर दीजिए वहां के लोगों को, और एक स्टेट बना दीजिए। जहां हिंदी बोली जाती है वहां एक राज्य बनाया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? कि लोग आपस में कन्वर्सेशन आसानी से कर सकें और लोगों की सोशल लाइफ सिक्योर हो सके। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बना दिया जाएगा और सोशल लाइफ नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति या पर्सन एक सोशल पर्सन है, और ऐसे में उसका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। भाषाई मतलब मौलिक अधिकार ना भी करने के बावजूद भी उसके जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। 1948 में अब बना एसके धर कमीशन, लेकिन कहा कि भाषा के आधार पर राज्य गठन करना उचित। अब देखो इसकी जो रिकमेंडेशन आई, क्या आई कि लैंग्वेज के बेस पर राज्य नहीं बन सकता। प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता,
बात समझ रहे हैं कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जोग्राफिकली स्टेट पास में रहे, मतलब अब जोग्राफिकली मैंने बताया ना, जैसे पुडुचेरी वाला एरिया किस तरह से तितर बितर है, जोग्राफिकली जैसे भाग का के जो राज्य हैं वो एक ही साथ कैसे रखे जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि भौगोलिक समीपता हो और एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो, आर्थिक और विकास, मतलब कैसे आर्थिक विकास भी वहां पर किया जा सके, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, इस आधार पर बनना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अगर किया गया तो दिक्कत हो जाएगी। जब ये रिपोर्ट आई, देखिए लिखा हुआ, इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत तेजी से असंतोष फैल गया और बाद में इसको समझने के लिए जेवीपी कमेटी भी बनाई गई, समझाने के लिए। जेवीपी कमेटी, समझने और समझाने की जेवीपी कमेटी इसलिए बनी, देखो यार कहीं भी चांसेस हो अगर लैंग्वेज के बेस पर बनाने के लिए तो उसे बना दिए जाएं, नहीं तो इंडिया में एक तरीके से भूचाल आ जाएगा, लोग आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि लोगों की सोशल लाइफ मेन है, उन्हें नहीं मतलब बहुत अच्छा प्रशासन, अभी वो समझ नहीं, क्योंकि अभी जनता इलिटरेट, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है, तो ऐसे में उनको सोशल लाइफ, पता लगा ससुराल महाराष्ट्र में है और मायका आपका गुजरात रीजन में चला गया, तो वो क्या चाह रहे हैं, पास में हो, गुजरात राज्य में ही हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज हो गया। अब ऐसे में जेवीपी कमेटी बनाई गई, तो भैया ये जून 1948 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी, एसके धर, इसने मना कर दिया, ये 1948 में, जून 1948 में बनाई गई एसके धर। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी कमेटी बनी भैया, वो भी कही कि नहीं बन पाएगा, एसके धर कमेटी सही कर रही है। ऐसे में भूचाल आ ही गया। मद्रास रीजन में एक व्यक्ति थे, पोटी श्री रामलू साहब, यहां पर देख लीजिए, पोटी श्री रामलू नेता थे, वो तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करना चाहते थे, तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर एक आंध्र प्रदेश राज्य बनवाना चाह रहे थे मद्रास से। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, हंगर स्ट्राइक, 56 दिन का भूख हड़ताल किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इनकी मौत हुई 15 दिसंबर 1952 को, सरकार दबाव में आ गई, प्रेशर में आ गई, और 1953 में आंध्र प्रदेश, आप देख लीजिए, 15 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हुई थी, और लगभग एक साल ही, मतलब प्रमुख रूप से बीते ही होंगे, पूरा एक साल भी नहीं हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बना, तैसे ही अन्य इंडिया के क्षेत्रों में तेजी से मूवमेंट स्टार्ट हो गए कि हमारे यहां भी, हमारे यहां भी, हमारे यहां भी ऐसे राज्य बनाए जाएं। तो फिर क्या किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया, चेंजमेंट किया गया, और ऐसे में तेजी से बढ़ती हुई भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड सरकार दबाव में डाली गई। जस्टिस फजल अली की आयोग की, मतलब जस्टिस फजल अली उस समय के सबसे नामी जज थे, तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, इसे फजल अली आयोग कहते हैं। तो पहले शुरुआत में एसके धर, बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आता है भैया, एसके धर कमेटी थी, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन पाएगा, लैंग्वेज के बेस पर नहीं बन पाएगा, किसके बेस पर बन पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के और जोग्राफिकली अप्रोक्सीमिटी के, जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी के, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बेस पर बन सकता है, भाषा के आधार पर नहीं। इसको सुधारने के लिए जेवीपी कमेटी आई, उसने कहा धर कमेटी बिल्कुल सही है, भाषा के आधार पर राज्य बिल्कुल नहीं बन पाएगा, लैंग्वेज के बेस पर नहीं बन पाएगा। पोटी श्री रामलू, पोटी श्री रामलू की जान गई, समझ गए। हम लोग तो इतना आसानी से केवल पढ़ के निकाल दे रहे हैं, लेकिन जो 56 दिन का भूख हड़ताल किया और फिर उसकी डेथ हो गई, उससे परिवार और उसके आसपास के लोगों से पूछिए उसकी क्या स्थिति हुई होगी, उस समय मूवमेंट की क्या स्थिति हुई होगी। पोटी श्री रामलू की जब जान गई तो तुरंत आंध्र प्रदेश राज्य को बनाना पड़ा, और आंध्र प्रदेश राज्य जैसे बना तेजी से, तो अन्य जगहों पर डिमांड आ गई। अब आंध्र प्रदेश देख लीजिए 1 अक्टूबर 1953 को बनकर तैयार हो गया है, ठीक है।
अब यहां पर हुआ क्या, मैं अपने शब्दों में इसे लिखा हूं, जो जो मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें लिखी गई हैं इसमें। बात समझ गए? ऐसे में इसकी जो रिपोर्ट आई, यहां पर शायद मैंने लिखा होगा, हाँ देखिए, देश की एकता अखंडता सुनिश्चित रहे, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री शुड बी इंश्योर्ड। पहली बात ये था, क्या इनके रिकमेंडेशन थे? एक रूपता बनी रहे, वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे तथा देश व राज्य की कल्याणकारी योजनाएं आसानी से क्रियान्वित हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर राज्य को बनाया जाए। तो ये कैसे बना ली? इन्होंने कहा देखो, प्रशासन थोड़ा सा कम ही सही चल पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट शायद थोड़ा कम ही हो पाएगा, लेकिन लोगों की सोशल लाइफ बची रहेगी। ऐसे में फिर सुसाइड होंगे, आत्महत्याएं होंगी, तो ये चीजें बहुत खराब हैं। ये प्रेशर में आकर फजल अली आयोग ने आनन फानन में ये रिपोर्ट दी, और जिससे देश में थोड़ी सी शांति की लहर बढ़ी, और फिर इनकी बातों को स्वीकारा गया और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए कैसे स्टेट बनाए जाएं। ऐसे में जो हमारे काखा गाघा वाले राज्य थे उनको समाप्त किया गया और 16 प्रांत और 3 यूटी बनाने की बात कही गई। इनकी रिपोर्ट में यह बताया गया 16 प्रोविंस बनाए जाएं और 3 यूटी बनाए जाएं। बाद में क्या हुआ भाई, इनके कह देने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो एक्ट पारित करना पड़ेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया, यानी कि क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वॉज पास्ड, इसको पास किया गया। द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ वॉज ऑल्सो मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा और थोड़ा सा सुधार किया गया। जो हमारे 16 राज्य 3 यूटी थे उसको करके 14 राज्य और 6 यूटी का प्रावधान किया गया, 14 स्टेट और 6 यूटी। आज की डेट में यही बढ़कर 28 स्टेट हो गए हैं और 8 यूटी हो गए। आज यही बढ़कर ये स्थिति आई है, 28 स्टेट और 8 यूटी का हिसाब किताब आ गया। ये बात क्लियरली सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्गीकृत किया गया भाषा के आधार पर। जो प्रांत बना, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश 1953, मतलब देखो, जब आपकी ये क्या नाम है, कौन सी कमेटी सबसे लास्ट वाली थी, फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग ने कहा, फजल अली आयोग में यह भी पूछा जा सकता है कौन कौन लोग थे, तो जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य सदस्य में एच.एन. कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ध्यान में रखिए, हृदयनाथ कुंजरू साहब थे और के.एम. पडिक्कर साहब थे। ये सभी 2 लोग और थे। जस्टिस फजल अली आयोग जो था उसमें 3 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर साहब। बात समझ में आया? और इसकी रिकमेंडेशन थी यही कि द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री शुड बी इंश्योर्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर शुड बी मेंटेन्ड, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग। यहां शुड बी स्ट्रॉन्ग तो कर दिया गया, लेकिन एक तरीके से सीक्रेट बात यही थी कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर भाषाई आधार पर करेंगे। एंड वेलफेयर स्कीम शुड बी इजिली इंप्लीमेंटेड in the country and state. All these things should be kept in mind. The state should be created only by keeping it in India. जब बना तो 16 प्रांत 3 यूटी थे, लेकिन जब इसको अप्लाई किया गया संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 14 स्टेट एंड 6 यूटी। तो आपसे कभी पूछा जाए संविधान के शुरुआत में कितने स्टेट थे, तो याद रखना 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। जिसमें फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पे अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि वो कहे थे 16 प्रांत 3 यूटी, जबकि बने कितने हैं, 14 राज्य 6 यूटी। ये बात समझ गए? भाषा के आधार पर जो प्रांत बना, आंध्र प्रदेश को 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर, ये तो पोटी श्री रामलू के बेस पर देखा गया है। गुजरात राज्य को 1960 में बंबई क्षेत्र से गुजराती भाषा के आधार पर अलग किया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र से मुंबई क्षेत्र को मराठी भाषा से, बात समझ रहे हैं? तो मुंबई एरिया से 1960 में 2 बने, एक तो गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर, दूसरा मुंबई एरिया मराठी भाषा के आधार।
1960 में दोनों बने हैं, गुजरात वाला भी और मुंबई वाला भी 1960 में ही बना है साहब। हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पे, पंजाब से हिंदी भाषा के आधार पर 1966 में अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार भाषाई आधार पर जो राज्य पहला बना वो आंध्र प्रदेश बना। बात समझ में आया। फिर मुंबई से अलग करके बंबई, मुंबई नहीं कहेंगे, बंबई से मुंबई बना। बंबई से मुंबई मुंबई बना 1960 में मराठी लैंग्वेज के बेस पर। गुजरात बना गुजराती लैंग्वेज के बेस पर। और हरियाणा बना पंजाब से निकालकर 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर। तो ये आपने देखा राज्यों का कैसे पुनर्गठन किया गया। कौन कौन से राज्य आज की डेट में 28 स्टेट 8 यूटी हैं, कैसे हैं, इनको कैसे क्या बांटा गया है, कैसे कैसे स्टेट्स बढ़े, ये अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।